जिस तरह से पिछले एक वर्ष तक प्रदेश की परिस्थितियाँ रही हैं कोरोना के कारण और सारी आर्थिक स्थिति सभी तरफ से खराब रही, भारत सरकार ने भी जो हमारे स्टेट का बजट था उसमें कटौती करी। और ऐसी परिस्थितियों में जो बजट पेश हुआ, मैं समझता हूँ न तो पक्ष को और न विपक्ष को ऐसी उम्मीद थी नहीं, हमको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना अच्छा बजट पेश कर पाएंगे जिसमें जन कल्याण की सारी योजनाओं को छुआ, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, प्रत्येक साइड में पैसा दिया गया। मैं समझता हूं कि जो विधायकों ने जो डिमांड अपनी रखी, हमने स्वयं ने भी रखी, अधिकतर उन डिमांडों को पूरा किया गया। चाहे किसी ने एसडीओ से मांगा हो, चाहे किसी ने तहसील मांगी हो, चाहे किसी ने स्कूल मांगी हो, चाहे पीएचसी मांगी हो, चाहे हॉस्पिटल मांगी हो, चाहे सड़क मांगी हो। ऐसी इन परिस्थितियों में भी मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। माननीय आप कह रहे वाह, आप ये कह रहे थे, मैं उस दिन सुन रहा था, अब ये घोषणाओं का पिटारा है, घोषणाओं का पिटारा है। मेरा निवेदन है, ये तो आप मान रहे हो घोषणा हुई है और घोषणाओं का पिटारा है, तो आपका पेट दर्द क्यों कर रहा है बताओ भाई। अगली बार बजट पेश हो और हमारी घोषणाएं पूरी नहीं हो, फिर कहना कि आपने घोषणाएं पूरी नहीं करी। हम जो हमारी घोषणाएं हुई हैं उन सबको पूरी करेंगे। और आप इस बार प्रतिपक्ष को कोई ऐसा चांस नहीं मिला, आपको भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अगर ऐसा बजट आ सकता है। ऐसा बजट आया, इसलिए हम सब मिल करके आपको भी समर्थन करना चाहिए और हम भी इसका समर्थन करते हैं। मान्यवर घोषणा की थी आपको मंत्री बनाने की, आपको मंत्री बनाने की घोषणा की थी कि नहीं की थी? आपको मंत्री बनाने की घोषणा की थी कि नहीं की? 2 साल को इतना, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। यदि मैं बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा था, आज फिर मांग रखूंगा, मैंने जो मांगा उससे ज्यादा दिया और सबको दिया। मान्यवर अब आपकी बात सुन लो सर, आपकी बात सुनो। मान्यवर पिछले 6-7 साल से इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार है और जब से बीजेपी की सरकार है पूरे देश में अराजकता का माहौल है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर। मेरा आपसे निवेदन है, सब आपके ऐसे फैसले आप लोगों ने किए हैं। आपने नोटबंदी का फैसला किया, क्या हुआ उसमें? गरीबों का, मध्यम वर्ग का सारा पैसा जमा पूंजी बाहर निकलवा ली। आपने जीएसटी का फैसला किया, आपने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। आपने निजीकरण का, मेरा निवेदन सुन लो, निजीकरण का जो फैसला किया उसको बढ़ा दिया, उसका सबसे ज्यादा प्रहार हुआ पब्लिक सेक्टर को बेचने का, तो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों पे हुआ। आपने हमारी नौकरियां छीन ली। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये गरीब तबके के लोग, ये एसटी, एससी के लोग, ये जो पढ़ना सीखे ने, खेती के बाद में इनका एक उद्देश्य था, हम पढ़े लिखे और नौकरी करें। लेकिन जिस तरह का माहौल आपने बढ़ा दिया, पब्लिक सेक्टर सारे, कोल इंडिया, हेल इंडिया, भेल इंडिया, रेलवे, हवाई जहाज, सबको धीरे धीरे सारे पब्लिक सेक्टर को 50-60 पब्लिक सेक्टर इस देश के अंदर थे जो बहुत लंबे कार्यकाल के अंदर हमारी सरकारों ने बढ़ाए थे। आप एक को खत्म करते जा रहे हो, आप हमारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हो। अरे एक तरह से आप आरक्षण को खत्म करते जा रहे हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनडायरेक्ट आरक्षण, सीधा तो आप लोगों की हिम्मत है नहीं, सीधी हिम्मत आप लोगों की है नहीं। और दूसरा, अब हमारा इधर देखो 50,000 नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निकाली। इस परिस्थिति में भी पिछली बार भी भर्तियां करी हैं और इसका सबसे ज्यादा यदि फायदा होता है नौकरियों को तो हम गरीब को होता है। मान्यवर अब एक और आपने बहुत बड़ी बात कर दी, कई साथियों को पता है, कई को नहीं है। बड़े पदों पर हमारे लोग नहीं पहुंचते, हम पहुंचे केवल आरक्षण की वजह से, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे। आपने एक अलग से सिस्टम चला दिया, लेटरल एंट्री। ये क्या है भाई? लेटरल एंट्री क्या है? चूरू से मानिए सदस्य साहब, लेटर एंट्री क्या है? सीधा जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे पोस्टिंग। पिछले क्या ना इस बार ये लेटरल एंट्री वही है। लेटर एंट्री में क्या हुआ? कह दिया जैसे कर के आपने मकान लिया ना, वो भी गलत किया। वही एंट्री है ये। लेटर एंट्री क्या है? पिछली बार आप बैठिए मैं देखो पहली बार तो बोला हूँ यार, कृपा करके चुपचाप बैठ जाओ 5-7 मिनट के लिए। लेटर एंट्री पिछली बार आपने जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर डायरेक्ट पोस्टिंग दी, एक भी एसटी, एससी, ओबीसी का आदमी नहीं था। इस बार अभी हाल ही में आपने
30 IASओं की जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर के पद निकाले। आप देख लेना, लेटर एंट्री के माध्यम से एक भी ST/SC OBC का उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एक तरह से आप हमारा आरक्षण खत्म करते जा रहे हो और बात करते हो ST/SC OBC का हम भला कर रहे हैं। ये बड़ी सोची समझी नीति के तहत देश के कुछ पूंजीपति लोग, गिने चुने लोग हैं और उनके लिए सारी की सारी पॉलिसी आपकी चल रही है। मेरा निवेदन है, कृपा करके आप हमारे ऊपर रहम करो। ये बहुत सी ऐसी बात है। दूसरा, आपने पहले व्यापारी को मार दिया, युवाओं की नौकरी छीन ली, आपने गरीब तबके को मार दिया, सबका कर दिया और बचे थे बेचारे एक किसान। अभी हाल ही में क्या किया आपने? किसानों के ऊपर 3 काले कानून और आप शब्द का प्रयोग करते हो। ये राष्ट्रद्रोही है, ये देशद्रोही है, ये अफगानी है, ये पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या आप बात करते हो। जब देश की 70% जनसंख्या जो कृषि आधारित है और वो ही राष्ट्रद्रोही हो गए तो फिर बचा क्या इस देश के अंदर? कुछ था ही नहीं। इसलिए कृपा करके आप स्वयं आत्ममंथन करो। आप कर क्या रहे हो आखिर? महंगाई के लिए आप देख लो, 1 रुपये बढ़ जाता था तो बीजेपी वाले पूरे देश को बंद करा देते थे। इंटरनल जो मार्केट है आज क्रूड ऑयल का 50% है, आप पहुंचा दिया। गैस के सिलेंडर 850 पहुंचा दिया, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पहुंचा दिया। आप ये तो सोचो, अगर चाहते क्या फिर भी कहते हो बहुत अच्छे हैं। इसलिए अब धीरे धीरे जनता जाग चुकी है और आने वाले टाइम आपको सब पता लग जाएगा। करवा दिया इन्होंने और आपने वसुंधरा राजे को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी मकान दे दिया। कहाँ जा रहे हो आप? अरे वो बीजेपी के लोग प्रियंका गांधी को घर से बाहर निकाल रहे हैं और आप क्या कोटियां दे रहे हो उनको? आप कोटियां दे रहे हो उनको? जनता जग रही है। अब मेरा निवेदन है, क्योंकि फिर घंटे बज जाएगी। कहाँ जाग रहे हो आप? आप उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। धीरे धीरे आपकी नेता को दिल्ली में मकान खाली करवाया। अधिकार बनता है इनके कोटी का। बताओ ना आप। अरे जी क्यों तेजना पैदा कर रहे हैं आप? बिराजिए प्लीज, बिराजिए आप, बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए। अब बैठ जाओ, कितनी होगा? बिराजिए। अब मेरा निवेदन है मान्यवर, एक बात मैं जिसके लिए सबको दोषी मानता हूं। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप में प्रक्रिया, इसमें स्पष्ट निर्धारित किया गया है, अगर माननीय सदस्य को किसी सदस्य पर कोई आरोप लगाना है तो ये नोटिस दें, ये नोटिस दें। अरे ये 3 दिन से देख रहा हूं, ये 3 दिन से निकाल दिया उसको और प्रियंका गांधी का आपने मकान खाली करवाया। प्रियंका गांधी का मकान खाली करवाया आपने। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नियमों की बात कर रहे हो। हम इसको सदन को बाधित नहीं करना चाहते। इन्होंने बापोती नहीं है। बिराजिए, बिराजिए, बंद कराइए आप। जोड़ के गए तुम सब लोग, तुम सब हाथ जोड़ के गए एक मकान के लिए। तुमने हाथ जोड़े एक मकान के लिए, एक मकान के लिए तुमने चौक बना रखा है इन्होंने। 3 दिन हो गए आरोप लगाते हैं। हाथ जोड़ने गए, हाथ आसन पैरों हाथ जोड़ने गए सरकार को। राजस्थान की सरकार ने बिराजिए, एक को नहीं किया। बिराजिए। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी मकान में बैठे हो आप। किसी का अंकित नहीं होगा। जाओ, बिराजिए, बिराजिए। ये विधानसभा है, चौपाल नहीं है। गांधी कोई आई नहीं, प्रियंका बढ़ रहे हैं। गांधी आई नहीं, प्रियंका रॉबर्ट बढ़ रहे हैं। अरे तो करेक्ट करो। दिमाग हो गया क्या? ये बोले तलाक हो गया क्या? चलेगा मुख्यमंत्री। अरे कौन है प्रियंका? खत्म कर रहे हैं। बिराजिए आप, बिराजिए, 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 मान्य सदस्य बिराजिए, बिराजिए, मान्य सदस्य। जॉइंट सेक्रेटरी परंपराओं का पालन करिए मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य। किसी का अंकित नहीं होगा। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं। मान्य सदस्य राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, प्लीज प्लीज सहयोग करें। बिराजिए, 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 उत्तेजना पैदा मत करें। बिराजिए आप, बिराजिए, मान्य से बिराजिए, 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 मान्य सदस्य, मान्य सदस्य बिराजिए आप, मान्य बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए आप मिनट बिराजिए, 1 मिनट बिराजिए आप। स्पष्ट निर्देश है कि किसी के खिलाफ यदि आपको कोई बात कहनी है तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जो भी कुछ कहा गया है उसको विलोपित कर दें।
आचरण में उत्तेजना पैदा नहीं करे सदन में। बार बार आग्रह करने के बावजूद यदि आपका आचरण ये रहेगा, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, बार बार आपसे आग्रह करो 39 मान्य सदस्यों को बोलना है, सदन इसी तरह से चलना है तो मैं तो भाई अलाउ नहीं करूंगा। बार बार आग्रह करो आसन पैरों पर और आप खड़े हैं कि आराम से तो जो मर्जी जिसके वैसे बोल रहा है। परंपराओं से जो नए मान्य सदस्य हैं वो कुछ सीख लेंगे तो कुछ न कुछ लेके जाओगे आप यहां से। बार बार कहना पड़ रहा है इस तरह से, क्या साबित करना चाहते हैं आप? सदन में उत्तेजना पैदा करने तो मैं आपको आधे घंटे का छूट देता हूं, आप जितनी उत्तेजना पैदा करनी करिए। आप शांत रहिए, उन्हें भी पता है मुझे भी पता है, प्लीज शांत रहें। विराजिए श्री मुरारी लाल जी। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये लोग भी सोची समझी नीति के तहत हल्ला करते हैं, क्योंकि ये आरक्षण आप सीधे सीधे अपनी बात पे आइए। जब मैं मेरी बात पा रहा हूँ, अपनी बात मैंने निवेदन किया था अब भारत की सिविल सर्विसेज में इनडायरेक्ट आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। ये लेटरल एंट्री के तहत डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भर्ती कर रहे हैं। इसमें एसटी एससी ओबीसी का कोई कोटा नहीं है। ये इस बात को सिद्ध करता है। हमारा आईएएस 15 साल की नौकरी करने के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। ये सीधे प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आपकी सरकार आरक्षण विरोधी है, हल्ला करने से पार नहीं पड़ेगी। आप वैकेंसियां निकालिए। दूसरा, हमने एक से एक अच्छे काम किए। पंचायत राज का पुनर्गठन कोई छोटी मोटी बात थी क्या? हमारे दौसा जैसी जगह में 5-5 पंचायत समिति, 11 पंचायत समिति होगी, कितनी ग्राम पंचायत बनी, ये सारी बात है। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हम भी दोषी हैं, मैं निवेदन करूंगा मान्यवर, इस प्रदेश के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, हमने स्वयं ने देखा, जब बचपन में थे पूरी राजस्थान बिल्कुल हरा भरा था, और पश्चिमी राजस्थान, मैंने स्वयं ने सूरतगढ़ में नौकरी करी है, 83-84 के अंदर वहाँ रेगिस्तान हुआ करता था। आज इन सालों में इतना अंतर आया है, आज पूरी राजस्थान जो हरा भरा था वो रेगिस्तान हो गया, और पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तान था हरा भरा हो गया। इसके लिए हम दोनों पक्षी दोषी हैं। पूरी राजस्थान पे किसी ने ध्यान नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने ERCP जो प्रोजेक्ट है उसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग की। इसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि इन 13 जिलों में पानी आ सके। मान्यवर, इसके अलावा अब मेरी छोटी छोटी मांग है। दौसा जिला राजस्थान के अंदर पानी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। पहले तो बहुत पानी था, पहले तो हम बाल्टियों से पानी निकाल लेते थे कुओं में से। आज की स्थिति में 10 दिन 15 दिन पानी आता है। ईसरदा डैम 2013 में स्वीकृत हुआ था, बंद का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, अब जब तक बंदा पूरा हो, मेन पाइपलाइन का लिए 200-400 करोड़ रुपए मिल जाए तो उसके पैरेलल काम हमारा चालू हो जाए। इसके अलावा मान्यवर, कुछ हमारी छोटी छोटी बातें और हैं। मान्यवर, एक हमारे क्या कोई ST/SC के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हम लगातार लोग बाग मांग करते रहते हैं, हमारे लोग भी सब मिलते रहते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि सफलता कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी भावना तो ज़्यादातर ठीक है नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय रजिस्टर है वो सब जगह लागू हो, और कार्मिक विभाग इसके लिए बीच बीच में ऑर्डर भी जारी करता रहता है। हाल ही में 19/5/20 को भी कार्मिक विभाग ने एक राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए संगारण के लिए एक आदेश जारी किया था। लेकिन शर्म की बात है कि कार्मिक विभाग उनके लिए तो आदेश जारी करता रहता है, लेकिन स्वयं का आज तक रजिस्टर है ही नहीं। तो पहले तो कार्मिक विभाग सुधार करे उसमें, भाई खुद का तो जारी कर दो कम से कम। इसके अलावा जब माननीय मुख्यमंत्री थे 2013 के अंदर हमारे बच्चों के लिए 19,000 पद निकाले थे LDC के ग्राम पंचायतों में, उसमें 9,000 की भर्ती तो हो गई थी और 10,000 की भर्ती आज तक बकाया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, वो बच्चे रोज सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी जो डिमांड है उसको भी पूरा किया जाए। वैसे मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, लेकिन इसके अलावा फिर भी 2-4 चीज़ और हैं, क्योंकि उद्योग के धंधे भी नहीं है, पूरे राजस्थान में उद्योग के धंधे भी नहीं है। जिस तरह से 2 क्लस्टर का भी घोषणा करिए, इसी प्रकार दौसा के आसपास बड़ा औद्योगिक क्षेत्र एक घोषित किया जाए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा
एक हमारे लवान में कॉलेज का मामला है, नांगल राजस्थान में CSC का मामला है। ये सारी की सारी मांग वैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे दी है और पिछली बार तो जो हमने दिया उन्होंने सबकी सब कर दी। मुझे उम्मीद है कि वो इस बार बजट जब रिप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ हमें देंगे। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विठल शंकर अवस्थी। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस बजट में जो सबसे बड़ी खासियत है ये बहुत बिखरा हुआ बजट है और जब मुख्यमंत्री बजट का भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं जादूगर हूँ और जादू दिखा रहा हूँ आपको। तो हम सबको पता है जादू की क्या हालत होती है, जादू में कोई सच्चाई होती नहीं है, केवल घोषणाएं की उन्होंने और जादूगर जब अपना शो समेट के